आज हमारे साथ सभापति खुर्शीद आलम साहब है और कुछ चुनिंदा सवालों पर आज हम जो तो उनके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है आपका। हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह जो तो अभी लोकसभा गुजरी, लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके अंदर में महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उन्होंने जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिए? देखिए, जैसा कि आप प्रेस जो है ये देश का चौथा स्तंभ है। आप बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी ने जो देश भर में जो माहौल बना रखा है वो जातिवाद का माहौल बना रखा था। अब मुसलमान जो है ये अल्पसंख्यक है और ऐसी एक दो ज़िले अगर छोड़े, दो चार ज़िले अगर छोड़े तो शायद महाराष्ट्र में इतनी मुस्लिम लोक संख्या नहीं है कि वो अपना खुद का खासदार जो है ऐसे जातिवादी माहौल में ला सके। इसलिए ऐसा तय किया गया था कि भाई कोई सेकुलर, ऐसे जो लोग जो सेकुलर हैं, सेकुलर पार्टीज़ हैं, सेकुलर लोग हैं जिनके हिंदू मुस्लिम और समाज तमाम ही समाज में उनके इमेज है, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए था। लेकिन समाज के नाम पर लोकसभा में नहीं दिया जा सकता था। क्यों? कि बीजेपी ने बहुत एक जातिवादी माहौल बना रखा है। इसकी वजह से मुस्लिम के नाम पर कोई उम्मीदवार चुन के आना मुमकिन नहीं था। शायद इसीलिए पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि आज बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ज़िले ऐसे जहाँ की मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। तो इसकी क्या वजह रही होंगी? मुसलमानों की लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप, हमारे उलमा कराम भी हैं। और रही बात विधानसभा की, तो महाराष्ट्र तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक बीड़ ज़िले की बात है, बीड़ ज़िले में दो ऐसे मतदार संघ है जहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है और उसमें एक मजलगांव है और एक बीड़ है। तो मुसलमान बोल के एज इट इज़ पार्टी ने देना चाहिए और पार्टी इंशाल्लाह देगी, लेकिन उसके लिए ऐसा सक्षम उम्मीदवार की तलाश जारी है। अगर सक्षम उम्मीदवार अगर कभी मिलता है, पावरफुल, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, ऐसा उम्मीदवार अगर मिलता है, चाहे वो माजलगांव हो, चाहे बीड़ हो या और कोई मतदार संघ हो बीड़ जिले के, वहाँ पर अगर ऐसा कोई कैरेक्टरफुल और एक अच्छी इमेज वाला मुस्लिम उम्मीदवार मिलता है तो पार्टी बिल्कुल देंगे। हम उनको, पार्टी को जो है रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे और अपना हक लेके रहने की कोशिश करेंगे। रही बात दूसरी कि अभी देखा, अगर आपने बीड़ मतदार संघ में देखा, अगर बीड़ मतदार संघ की अगर बात की जाए तो बीड़ मतदार संघ में आप देखेंगे गई लोकसभा में बीड़ तालुका मतदार संघ में आप देखेंगे कि यहाँ की तकरीबन मुस्लिम लीडरशिप, यहाँ की तकरीबन मुस्लिम लीडरशिप जो अजीत पवार यानी कि मोदी के साथ में अजीत पवार है और अजीत पवार के साथ यहाँ की तकरीबन मुस्लिम लीडरशिप जा चुकी है। अब पूरे भारत के साथ साथ बीड़ ज़िले में एक माहौल ऐसा हो गया था कि बीजेपी के ख़िलाफ़, जातिवादी पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान एक हो गया था। उलमा इकराम मेहनत कर रहे थे और आम से आम एक मुसलमान जो साइकिल रिक्शा चलाता है, पान टेप भी चलाता है, पंचर की दुकान चलाता है, वो भी इकट्ठा एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ सेकुलर पार्टी के साथ खड़ा हुआ। और यहाँ के बीड़ के मुस्लिम नामवर लीडर जो अपने आप को कौम के हमदर्द बताते हैं, अपने आप को कौम के ठेकेदार मानते हैं, ये लोग कौम के खिलाफ, एक तरह से कौम के खिलाफ ही बोलना चाहिए कि कौम के खिलाफ बीजेपी का अंदर से बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। सबने बीड़ ने देखा है, बीड़ जिले ने देखा है कि जो अपने आप को नामवर, अपने आप को कौम के हमदर्द मानने वाले, बताने वाले, ये लोग अब बीजेपी का अंदर से बाहर से काम कर रहे थे। कुछ लोग न्यूट्रल होकर काम कर रहे थे। तो जिन उसमें से कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, उनको समाज कर पूछेगा, कौम पूछेगी कि भाई तुम समाज के नाम पर विधानसभा में समाज के नाम पर हमको वोट मांग रहे हो, क्या लोकसभा में
हम सब समाज एक साथ था, तुम हमारे साथ थे क्या? ये लोग कौम के समाज के साथ थे क्या उस वक्त? तो फिर जब ये कौम के साथ उस वक्त नहीं थे तो आज कौम को नाम पर, कौम के नाम पर विधानसभा टिकट मांगना और मुसलमान के नाम पर टिकट मांगना ये जायज़ नहीं है। हाँ, अच्छा कैरेक्टर अगर वाला कोई है तो हम पार्टी से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कैरेक्टर फुल हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, अच्छे कैरेक्टर वाले की तायद इंशाअल्लाह खुर्शीद आलम खुद करेगा, लेकिन कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अच्छा ठीक है कि जैसा कि आप शहर अध्यक्ष के हैसियत से आने वाली विधानसभा के अंदर में आपकी पार्टी विकास आघाड़ी, आपको क्या लगता है कि 200 महाराष्ट्र के 288 सीटों में से कितनी सीटें जो है तो मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम चेहरों को जो है तो उम्मीदवारी दे सकती, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महाविकास आघाड़ी अभी जो भूमिका में है वो बेहतरीन भूमिका में है, क्योंकि समाज ने भी हमारे जो है महाविकास आघाड़ी का साथ दिया है। जहाँ जहाँ पर मुस्लिम लोक संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर मुस्लिम लोक संख्या ज़्यादा है, वहाँ कुछ कैरेक्टरफुल अच्छे कैरेक्टर के लोग जो समाज के, कौम के मसलाए उठाते आए हैं और आते हैं कौम में, रहते हैं कौम के साथ में, ऐसे अगर उम्मीदवार मिलते हैं तो हम पार्टी से पुरजोर अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, अपना हक़ मांगेंगे। हमारे समाज के हम अगर प्रतिनिधि हैं तो हम अपना हक़ मांगेंगे, और कम से कम पार्टी ने महाराष्ट्र में 20 से 25 उम्मीदवार मुसलमानों के देना चाहिए, ऐसी हम हमारी पार्टी को गुजारिश करेंगे और हमारी पार्टी देंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी है। अब शरद पवार राष्ट्रवादी को कितने उम्मीदवार हिस्से को आते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि 3 पार्टी है, 3 पार्टियों में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जाहिर बात है कि हर एक पार्टी को उम्मीदवार जो कम मिलेंगे, और उसके हिसाब से फिर भी हम ये कोशिश करेंगे शहर अध्यक्ष से हम हमारे नेताओं को, संदीप भैया हमारे जिला अध्यक्ष है, राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष माननीय संदीप भैया क्षीरसागर, इनके माध्यम से और पार्टी के वरिष्ठों के माध्यम से हम ये डिमांड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को विधानसभा में जो है तो मौका दिया जाए। हमको अब इलेक्टेड आमदारों की ज़रूरत है, हमारे समाज को सेलेक्टेड आमदार नहीं बल्कि इलेक्टेड आमदार हमको चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकते हम हमारे कौम के और मुसलमानों की मेजॉरिटी के हिसाब से हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लेने की पक्ष से कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा कि जो है तो मराठा आरक्षण का एक मुद्दा भी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी गर्म है और चल रहा है कि मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उसके बाहर भी मुसलमानों का जो है तो ख़ास समर्थन रहा है। और जैसे कि अभी लोकसभा के अंदर में 48 सीटों में से सिर्फ एक उम्मीदवार जो तो मुस्लिम था, वो औरंगाबाद सीट से जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब थे, तो उनको जो है तो इन समाज ने जो है तो क्यों साथ नहीं दिया होगा उसमें? ये आपकी क्या राय है इसके बारे में कि उनको समाज ने साथ नहीं दिया या और कोई वजह रही होंगी उसमें? तो आप इसे कैसा देखते हैं? अभी देखिए, जहाँ तक पहले आपने मराठा आंदोलन की बात की है, तो मराठा जो शेतकरी है, जो गरीब है, उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। बड़ा अगर कोई मराठा है, बड़ा कोई उद्योगपति है, उसकी तरफ सबकी नज़र जाती है, लेकिन गरीब मराठा भी जो है तो बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुए शेतकरी के, और शेतकरी तकरीबन जितने वो जो आत्महत्या हुए हैं वो मराठा समाज में से आते हैं। तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना चाहिए ये सरकार का काम है, सरकार ने देना चाहिए, और सरकार अगर नहीं दे सकती या उनको अगर ये मामला अगर नहीं जम रहा होगा तो उन्हें हट जाना चाहिए बाजू को। हमारी सरकार आने के बाद इंशाअल्लाह जो है तो हम मराठा को और मुसलमानों को आरक्षण देने की भरपूर कोशिश करेंगे। धनगर का आरक्षण का मामला है, उनको भी कोशिश करेंगे। अब कैसा बिठाना है, अगर ये सरकार को नहीं जम रहा तो हमारी सरकार आने के बाद हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कैसे बिठाना है, बिठाएंगे। अगर नीतीश कुमार बिहार में अगर जो है आरक्षण 50% से ऊपर ले जाकर 70% तक ले जा सकते हैं, तो उन्होंने किस आधार से ले गए थे, वो उसके ऊपर स्टडी होंगे। और जो है तो हमारे पास हमारे जो नेता है माननीय शरद चंद्र जी पवार, ये जो है चाणक्य है, इन्होंने ही 50% आरक्षण महिलाओं को भी दिलाया था।
तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार इंशाल्लाह नौकरियों के मामले में हो सबसे आगे रहेगी और आरक्षण के मामले में किस तरह से आरक्षण दिया जा सकता है वो उसकी स्टडी करके वो इंशाल्लाह दिए जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों का आरक्षण का तो मामला ऐसा है कि कोर्ट ने खुद कहा है, मुसलमानों के आरक्षण में कोर्ट ने खुद कहा है, सच्चर समिति है, रंगनाथ मिश्रा समिति है, इतने 5-5 समितियाँ बने हुए हैं। समितियों ने सर्वे करके जो है तो कोर्ट को अहवाल दिया है, कोर्ट को सरकार को अहवाल दिया है। उसके बाद सरकार ने जो है आरक्षण देने में टालाटाल किए, कोई भी सरकार हो आरक्षण देने में उन्होंने टालाटाल किए, जबकि कोर्ट ने हमको मुसलमानों को आरक्षण दिया है, हमारा हक है वो। हमको समितियों ने ये बताया है कि आप दलित समाज एससी समाज से भी 10% 10% पीछे जा चुके हैं। जब उनको हम एससी से भी अगर 10% अगर पीछे जा चुके हैं तो हमारा आरक्षण मिलना, शैक्षणिक आरक्षण मिलना हमारा हक है। समिति हमारे नहीं है, समिति सरकार ने गठन करी हुई समिति थे। अगर समिति सरकार ने गठन करने के बाद भी अगर सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कोर्ट के आदेश को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये सरकार नाकारा सरकार है। ये सिर्फ धोखे से बनी हुई सरकार है, खोखे से बनी हुई सरकार है। अजीत दादा पवार ने धोखा दिया खुद के चाचा को और सरकार में शामिल हो गए। शिंदे साहब ने धोखा दिया उद्धव ठाकरे को और खुद मुख्यमंत्री बन गए। और रही बात फडणवीस साहब की, तो वो तो तोड़ जोड़ में उनका कोई सानी नहीं है, मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। बस उन्होंने तोड़ जोड़ करके जो है तो पब्लिक ने चुनी हुई सरकार थी, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो पब्लिक ने चुनी हुई सरकार थी। अब जो सरकार है ये खोखे और धोखे से बनी हुई सरकार है और ये सरकार ना आरक्षण दे सकती किसी समाज को और ना ही नौकरियां दे सकती, ना ही बेरोजगारी कम कर सकती और ना ही शेतकरी की आत्महत्या रोक सकती। ये सरकार निष्क्रिय सरकार साबित हुई है। इसीलिए आने वाला वक्त में हमको जो अभी ओपिनियन आ रहे हैं वो बहुमत से हमारी जो है महाविकास आघाड़ी सरकार बहुमत से महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने जा रही है और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत से हम उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम आरक्षण, मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण इस मामले में वो सीरियस लें और सीरियस लेंगे। ठीक है, जैसा कि मुस्लिम आरक्षण की अभी आपने बात कही, तो उसके लिए हो सकता है कि मुस्लिम समाज की ओर से जो तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, मोर्चे ने निकाले, जो आंदोलन लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन करना चाहिए, कि ऐसा नहीं लगता कि इसकी कमी की वजह से मुसलमानों को आज आरक्षण नहीं दिया जा रहा हो? देखिए, मोर्चे आंदोलन से अगर आरक्षण मिलता तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में पहला और शायद आखिरी आंदोलन जो है वो माननीय जरांगे पाटिल का आंदोलन है, जो रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक जमा कर रहा है। जो पंतप्रधान मोदी, नरेंद्र मोदी की सभा में जितनी गर्दी नहीं होती उतनी जरांगे पाटिल जो है उनकी सभा में गर्दी हो रही है। पूरा मराठा समाज आत्महत्या कर रहा है आरक्षण के लिए, रोड पर आ रहा है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब वो रोड पर आ रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन शायद महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हुआ। अगर आंदोलन से ही सब होता तो शायद इनको आरक्षण मिलना चाहिए था। असल में देने वाले की यानी सरकार की मानसिकता होना चाहिए। जब तक सरकार की मानसिकता आरक्षण देने की नहीं होती तब तक कितने भी समाज, कोई भी समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, धनगर समाज हो या मराठा समाज हो, ये कितना भी आंदोलन किया तो ये आंदोलन को दबाने की सरकार, ये जो सरकार है अभी महाराष्ट्र की, ये आंदोलनों को दबाने की कोशिश करती है, आंदोलकों को बदनाम करने की कोशिश करती है। इनकी मानसिकता बिल्कुल आरक्षण देने की नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार है, बिना आंदोलन के हम वो सिस्टम जो है, हमारे नेता जो है, शायद मुझे उनसे उम्मीद है कि वो ऐसा नियोजन करेंगे कि बिना आंदोलन के इंशाल्लाह आरक्षण का मसला जो है तो हल हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा है, ऐसी उम्मीद है। अभी और एक आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि जो है तो अभी कोल्हापुर के अंदर में एक मस्जिद के अंदर में धार्मिक भावना जो है तो दुखाई गई, मस्जिद को तोड़ फोड़ हो और जो ये नुकसान किया गया है,
तो उन आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और इस ताल्लुक से लेकर के जो है तो चाहे वो राजनीतिक हो या फिर राजनीतिक ना भी हो, तो मुस्लिम समाज के ओर से जो है तो मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से जो है तो इसके ऊपर में क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या सरकार से जो है तो डिमांड की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे निंदनीय घटना वो है जो कोल्हापुर के मामले में जो आपने पूछी है, सबसे निंदनीय घटना है। क्योंकि कुछ साल पहले जब कोल्हापुर में महापूर आया था, सैलाब आया था, उसी मस्जिद में बिठाकर हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, जो भी हर समाज को बिठाकर उसी मस्जिद में खाना खिलाया गया था। और वो खाना जो था वो चंदे का था। यहाँ से हमारे भीड़ से भी मदद पहुंची वहाँ पर। हम खुद भी जो है तो हमारे जमात उलमा जो है तो वहाँ पहुंची है। जमात उलमा का ज़िला नायब सदर हूँ मैं, उस हैसियत से बोल रहा हूँ कि हमने जमीयत के माध्यम से तमाम समाज की जानिब से यहाँ से वहाँ पर कपड़े, अनाज, राशन ये सब भेजा था। और वही मस्जिद में बैठ के वहाँ हिंदुओं को भी खिलाया गया, मुसलमानों को भी खिलाया गया। वहाँ से कपड़े बाँटप किए गए, वहाँ से शाल ब्लैंकेट बाँटप किए गए कि समाज देख के नहीं किया गया। और वहाँ पर अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी निंदनीय घटना और कोई नहीं हो सकती। रही बात वो घटना की, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अगर कुछ अगर अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण निकालने के अधिकार, पावर ये शासन को है, वहाँ के कलेक्टर प्रशासन को है। कलेक्टर या महापालिका, पालिका जो भी है, वहाँ पर उनके अख्तियार थे। किसी को ऐसा नंगा नाच करने का अधिकार किसने दिया? मैं तो समझता हूँ कि इसमें सरकार इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक आधी साइकिल, मोटरसाइकिल से कोई धड़क हो जाती है तो सोशल मीडिया का दौर है कि सारा वर्ल्ड उसको देखता है। और तकरीबन वो कोल्हापुर की जो घटना, जो मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद के ऊपर चढ़ा गया, मस्जिद के अंदर घुस के नास धुस कर जो है तो बेहुरमती की गई है, ये तकरीबन 5-7 घंटे चला है। 5-7 घंटे ये नंगा नाच चलने के बाद, वो क्या आदिवासी एरिया था क्या जहाँ पर से कोई जो है तो मोबाइल नहीं है या वहाँ कोई सुविधा नहीं है? अरे वो अगर शहर के अंदर गढ़ के पास अगर इतनी बड़ी घटना चल रही है, मार तोड़ हो रही है, तलवारबाजी हो रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन क्या भूटे भून रहा था क्या? मैं तो समझता हूँ कि हम कलेक्टर से यहाँ से मिलने वाले हैं और वहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो लोगों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, मस्जिद तोड़ने के लिए उकसा रहे थे, वो लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए। उनको अरेस्ट किए, देखो जो प्रमुख है आतंकवाद का, जो प्रमुख है, मैं तो आतंकवादी कहूँगा उनको, क्योंकि जिन्होंने ये आतंक मचाया है, आतंक मचाना क्या है? हनुमान जी ने रावण के लंका में जाकर सीता को बचाने के लिए जो किया, वो क्या हक था, हक के लिए किया, उसको आतंकवादी थोड़ी करेंगे। तो फिर ये भी जो है, ये यहाँ पर जो आतंक मचाए, ये आतंकवादी है। इन्होंने जो है, इनकी चौकसी होना चाहिए और इनका सरबराह जो है, इनका जो मुखिया है, वो पहले अरेस्ट होना चाहिए। वो अरेस्ट हो गया तो पूरा असलियत बाहर आएगी। और महाराष्ट्र सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि उसकी CID चौकसी, CBI चौकसी, जितने चौकसी महकमे है, वो चौकसी उसकी होना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। और जिन लोगों के वहाँ नुकसान हुए, जिन लोगों के नुकसान हुए, वो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग बेघर हो गए हैं, उनके तोड़ फोड़ हो गई है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। अगर सरकार, एक आखिरी बात और आपको बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को, अगर हम ये समझेंगे, अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिली, चाहे वो तोड़ फोड़ करने वाले हो, चाहे वो तोड़ फोड़ करने लगाने वाले हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर प्रशासन हो, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम ये समझेंगे कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो सरकार ने एक्शन लेना चाहिए था।
और एक्शन जब तक सरकार नहीं लेंगे हम सरकार को दोषी मानेंगे। गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री इतना बड़ा 6-5-7 घंटे जो है तो मस्जिद में आतंक हो रहा है और सरकार और गृह मंत्री को कुछ खबर नहीं है। फिर ऐसे निष्क्रिय गृह मंत्री को अपने पद पर रहने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने भी राजीनामा दे देना चाहिए। जब तक उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम जो है आंदोलन अपना चाहे प्रेस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो और रोड के ऊपर आने तक भी हम डरने वाले नहीं है। और कल हम जो है यहाँ बीड़ जिले के माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हमारा एक सर्वधर्मीय शिष्टमंडल जाने वाला है, सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय शिष्टमंडल जो है यहाँ हम कलेक्टर को मिलने वाले हैं और जो है तो कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि हमने उस मस्जिद के मामले को जो है तो इनसे मुख्तसर अंदाज में जो है तो समझने की कोशिश की, तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ये जो घटना हुई है हकीकत में जो है तो ये धार्मिक स्थल है, उसके ऊपर ऐसी घटना होना क्या ये इंसानियत को शोभा देता है? क्या इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं आवाज़ उठाना चाहिए? वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने इनका कीमती वक्त लेकर के जो है तो कुछ चुनिंदा सवालों पर जो है तो डिस्कस किया और आपका कीमती वक्त आपने हमारे लिए दिया, और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।